हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज स्टूडेंट हम लोग केवीएस 2022-23 के प्रिपरेशन में जो बच्चे पीजीटी, पीआरटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आज जो ये पहला चैप्टर है पेडागोगी का, शिक्षार्थियों को समझना, ये टॉपिक है। और आज हम लोग ये शिक्षार्थियों को समझना नामक टॉपिक का जो है दूसरा क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि पहली क्लास में जो है 25 क्वेश्चन को जो है सॉल्व कराया गया था। अब आज हम लोग 26वें क्वेश्चन से क्या करेंगे, आगे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए 26वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि विकास शुरू होता है। ठीक है, तो विकास भाई कब से शुरू होता है? बचपन काल से पूर्व शुरू होता है या फिर प्रसव काल के पूर्व शुरू होता है? बचपन काल की अवस्था से जो है विकास प्रारंभ होता है या फिर बचपन काल के बाद होता है? ठीक है, तो आप सभी बच्चे यहाँ जानते होंगे कि जब माता प्रसव धारण करती है, यानी कि गर्भावस्था को धारण करती है, तो उनमें जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो गर्भ में जैसे ही भ्रूण का निर्माण होता है, तो यानी कि उन भ्रूण को विकसित करके वो भ्रूण किसमें, यानी कि एक जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो भ्रूणीय विकास जो है, ये विकास की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ठीक है, प्रसव काल के पूर्व। ठीक है, जबकि यहाँ बचपन काल यानी कि बाल्यावस्था, ये जो है यानी कि गर्भावस्था और शैशवावस्था के बाद की अवस्था है। ठीक है, बचपन काल की पूर्व यानी कि शैशवावस्था की ये बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? शैशवावस्था की बात कर रहा है। फिर उसके बाद है बचपन काल की अवस्था यानी कि बाल्यावस्था की ये बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बचपन काल के बाद यानी कि किशोरावस्था की बात कर रहा है। तो इसलिए विकास तो क्या होगा, जब प्रसव जो है प्रारंभ होता है गर्भावस्था से ही, प्रसव काल के पूर्व से ही, यानी कि प्रसव मतलब कि बच्चा जन्म लेने के पहले से गर्भ में विकसित होने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम राइट आंसर देंगे बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हम बच्चे देखेंगे कि कह रहा है कि वह कौन सी विधि है, यानी कि कौन सा मेथड है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। यानी कि जब मतलब कि ऐसा कौन सा मेथड है जब समय आने पर बच्चे को मदद करनी चाहिए, यानी एक सहायता देनी चाहिए। तो ये सहायता जो है यानी कि ये सहायता देना क्या कहलाता है? क्या मोटिवेशन कहलाता है, अधिगम कहलाता है, इसके फोल्डिंग कहलाता है, या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आप सभी पढ़े होंगे कि ये जो मतलब कि सहारा देना या पाड़ देना या फिर मचान बनाना, ये क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग, जो कि इनके समर्थक कौन थे? वाइगोवस्की थे। ठीक है, तो वाइगोवस्की महोदय का क्या कहना है कि बच्चे को समय समय पर क्या देना, यानी कि सहारा देना कि बेटा चलो कोई बात नहीं है, तुम करो तो हम पीछे से हैं। इस तरह से आप बोलते हैं ना, एक सहारा देते हैं ना, जो गलतियां होगी तो हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो बच्चे का जो हौसला बढ़ता है, तो ये नई अवधारणा क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे क्या दें, हम राइट आंसर सी दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे कि कह रहा है दूसरी भाषा सीखने में बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि सोशियो कल्चर बैकग्राउंड का कौन सा कारक जो है कम प्रभावी है? ठीक है, तो जब हम सामाजिक सांस्कृतिक कारक की बात हम बच्चे करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कारक जो है कम प्रभावी होगा, यानी कि लेस इफेक्टिव होगा?
तो प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती यानी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड को प्राप्त करने के लिए जब हम बच्चे के साथ जबरदस्ती करते हैं तो चलिए ये नहीं होना चाहिए, लेकिन कम की बात कर रहा है तो मान सकते हैं। उसके बाद परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि भी जो है ये क्या है, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का कारक को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए तो ये उससे ज्यादा है भाई। ठीक है, यदि माता पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी है तो ये भी प्रभावित पड़ता है। अगर माता पिता पढ़े लिखे होते हैं तो माता पिता पढ़े होते हैं तो इसका प्रभाव भी बच्चों पर क्या होता है, पड़ता है। बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड जो है वो माता पिता के हिसाब से क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। ठीक है, विद्यालय का माहौल भी जो है बच्चे के सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को क्या करता है, काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो कम प्रभावित कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा तो आपका क्या था कि एक विद्यालय का माहौल, यदि माता पिता का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसके बाद परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि थोड़ी से जो है इन दोनों से क्या है, कम है भाई। लेकिन सबसे जो कम है कि जबरदस्ती वाली जो बात है ये सबसे क्या है, कम है। तो राइट आंसर क्या हो गया, कम प्रभावी क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि गलत मिलान की पहचान करें। क्या है, गलत मिलान की पहचान करें। तो गलत कौन है भाई, ठीक है, तो आप जाने होंगे हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, जो कि बहु प्रतिभा, ठीक है, बहु प्रतिभा का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं सामाजिक संरचनावाद। सामाजिक संरचनावाद बिल्कुल वाइगोवस्की ने दिया था भाई। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या अवस्था जो है ये जीन पियाजे के ने दिया है। संवेगात्मक बुद्धि ये है फेल्डर और सिल्वरमैन। तो क्या ये सही है, तो यहाँ हम बच्चे मूल रूप से क्या देखेंगे कि ये जो संवेगात्मक जो बुद्धि की बात आती है तो ये फेल्डर और सिल्वरमैन ने नहीं दिया था, बल्कि किसने दिया था, तो ये चीज दिया है डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने, ठीक है, तो डेनियल गोलमैन ने दिया है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सामाजिक शिक्षा की डैश धारणा, सामाजिक शिक्षा की डैश धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार के विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ जब हम पियाजे के विचार की बात करते हैं तो ये क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा है वाइगोवस्कियन होगा, वाइगोवस्कियन। ठीक है, तो सामाजिक शिक्षा डैश की धारणा संज्ञानात्मक विकास के अधिक लोकप्रिय पियाजे के विचार के विपरीत है। तो देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक जो विकास दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो जीन पियाजे के जस्ट विपरीत यानी कि संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा शैक्षिक पहलुओं से जोड़ने का काम कौन किए हैं, वाइगोवस्की महोदय ने किए हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ फ्राइडियन होगा। ठीक है, उसके बाद कोहल वर्ग जो कि नैतिक सिद्धांत के समर्थक थे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड जो कि मनोसामाजिक और एरिक्सन जो है ये फ्राइडियन मनोलैंगिक और एरिक्सन मनोसामाजिक। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो कि किसके विपरीत है, जीन पियाजे के, वाइगोवस्कियन के सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 9 महीने के बाद, ठीक है, यहाँ देखेंगे 9 महीने के बाद जब बच्चे को माता के गर्भ में, जब बच्चे को
माता के गर्भ से वातावरण में डाला जाता है, ठीक है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे बच्चे बताइए? प्रसव पूर्व अवधि नहीं, 9 महीने के बाद बच्चे का क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये तो प्रसव पूर्व अवधि नहीं है, प्रसव पूर्व अवधि क्या हो गया? गर्भावस्था हो गया, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवधि भी नहीं होगा, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवधि भी नहीं होगा। तो जैसे ही गर्भ से वातावरण में बच्चा मतलब कि आएगा तो उस अवस्था को कहते हैं शैशवावस्था, ठीक है। तो शिशु की अवस्था यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था यानी इन्फेंटी स्टेज माना जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चे के परिवेश के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रियां किस अवस्था में शिक्षक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या बता रहे हैं कि बच्चे के परिवेश यानी कि वातावरण, परिवेश का मतलब वातावरण के बारे में उसके ज्ञान को समझने के लिए इंद्रिया, तो इंद्रिया भाई है, तो आप पढ़े होंगे कि जीन पियाजे ने क्या कहा है? संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर बताए हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी पेशीय स्तर, या इसी को हम कहते हैं इंद्रिय जनित स्तर, ठीक है। तो इंद्रिय जनित अवस्था या स्तर जो कहते हैं, तो इंद्रियों का जो मतलब कि साथ जो है बच्चा, यानी कि बच्चा अवलोकन करना या देखना, छूना, ये सारी जो बातें होती है, स्पर्श करना, यानी कि अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो सभी प्रकार के अनुभव को क्या करता है? लेता है, ठीक है। जबकि अमूर्त और पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है ये बाद की अवस्था है। तो इसलिए सबसे जो राइट आंसर होगा, जिसमें कि इंद्रिय की बात हो रही है, तो इंद्रियों का संचालन जो है वो किसमें होने लगता है? तो सेंसरी मोटर स्टेज में होना प्रारंभ हो जाता है। तो राइट आंसर ए हो गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, कह रहा है क्षमताओं की सीमा के अनुसार यानी कि कैपेसिटी के लिमिटेशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अभी तक अपने दम पर प्रदर्शन नहीं कर सकता है, तो के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें हम देखेंगे कि ये जो है कि कैपेसिटी की सीमा के अनुसार, आप सभी जानते हैं कि हर बालक के अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमताएं होती है। अपने अपने कैपेसिटी से क्या करता है कोई भी बालक, क्या करेगा? यानी कि प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने कैपेसिटी के अनुसार किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन, माने कि कोई टीचर है या माता पिता ही है, तो उनको जब एक गाइडलाइन देता है कि ये चीज आपको मतलब कि हम आपको बता रहे हैं, ये चीज आपको ऐसे ऐसे करनी है, ठीक है। तो बच्चा समझता है और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या करता है? उसे बताने में सक्षम होता है। लेकिन जिन चीजों को आप गाइडलाइन नहीं करते हैं, तो उन चीजों के बारे में बच्चे में बताने में भी क्या होती है? हेजिटेशन होती है। तो जिधर मार्गदर्शन होगा बच्चा, उधर वो प्रदर्शन करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेगा, और जिधर उन्हें गाइडलाइन नहीं मिलेगी, उन्हें वहाँ क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या, तो कहेंगे कि अभी तक अपने दम पर प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी कि बच्चे में वो चीजें नहीं आती है भाई कि हम अपने आप को किस मतलब कि क्षमता पे आधारित करें, कैसे हम प्रदर्शन पे करें, तो ये डिसीजन लेना नहीं आता है। तो
ये चीजें क्या कहलाती है? तो अपने आसपास कि भाई हम इतना जानते हैं या इतना नहीं जानते हैं, हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या चीज को देखता है? अपना एक दायरा देखता है। तो वो दायरा तब क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जबकि सेफेलोकॉडल क्या हो गया? यानी कि जिसको हम मस्तिष्को उन्मुखी कहते हैं, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है, सकल मोटर कौशल हो गया कि जिस ओर जो भी स्किल है उसी ओर अपने आप को क्या करना? अग्रसर करना। और समीपस्थ विकास का मतलब कि विकास उसी में हो रहा है जिनको आप जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे? तो ये दोनों थोड़ा ऑप्शन ये है, लेकिन यहाँ है एक क्षेत्र को जो है बांधे हुआ है, तो इसलिए यहाँ ZPD यानी कि जो कि वाइगोवस्की ZPD को दिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, 34 में मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत किसके द्वारा यानी डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो मनोलैंगिक विश्लेषण अल्बर्ट बंडूरा। तो देखिए बंडूरा का जो है उन्होंने बेबी डॉल का जो है सिद्धांत दिया था। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। फिर है एरिक एरिक्सन, इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसके बाद है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड जो है ये क्या है? मनोलैंगिक विश्लेषण सिद्धांत के क्या थे? प्रतिपादक थे। ठीक है, तो राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि बच्चों में जब अधिक जानकार द्वारा, ठीक है, बच्चों में जब अधिक जानकार द्वारा प्रदान किए गए संकेत यानी साइन, इंफॉर्मेशन यानी सूचना या किसी भी प्रकार की अस्थायी सहायता को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी जस्ट हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया कि जब आप कोई जानकार, चाहे वो माता पिता रहे, चाहे वो टीचर्स रहे, चाहे वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति रहे, उनके सानिध्य में जब आप बच्चे को क्या करते हैं? कुछ अधिगम कराते हैं, या कोई संकेत के द्वारा या कोई इंफॉर्मेशन के द्वारा या किसी भी प्रकार से मतलब कि अस्थायी सहायता देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि इस अवस्था को ही कहते हैं पाड़ या स्कैफ होल्डिंग, मचान, सहायता देना या मदद करना या सहारा देना। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसके फोल्डिंग बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ निषेध है। निषेध मतलब मना करना। समीपस्थ विकास यानी ZPD तो ये नहीं था भाई, सेफेलोकॉडल नहीं था यानी सिर से पैर की ओर नहीं था भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके फोल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है, डैश तब होता है जब किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? दंडित किया जाता है, यानी कुछ करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन यह सजा की प्रत्याशा से आच्छादित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि डैश तब होता है, यानी क्या तब होता है जब किसी व्यवहार को दंडित किया जाता है। जैसे कि आप विद्यालय में क्या है कि कोई नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आप क्या होते हैं? पनिश होते हैं, दंडित होते हैं। और कुछ करने की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन यह सजा की प्रत्याशा से आच्छादित है, यानी कि मतलब दंड मिलना ही मिलना है भाई। यानी जो रूल रेगुलेशन से हटकर आप करते हैं तो उसमें कोई काट नहीं सकता है कि आपको दंड नहीं मिलेगा। दंड आपको मिलेगा, चाहे आप जिस रूप में दंड दें। ठीक है, तो क्या ये एक सहायता कहलाता है? नहीं। सरलीकरण है? नहीं। आत्मसातीकरण है? नहीं। तो क्या है? निषेध है कि भाई मना था फिर भी आपने किया, चलो आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, सजा मिलेगा।
ठीक है, तो ये निषेध, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे बच्चे, कह रहा है यह समझ आमतौर पर प्रारंभिक शिशु अवस्था के दौरान विकसित होती है कि कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह दृष्टि या अन्य इंद्रियों से गायब हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप फिर से समझिए कि इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। कहने का मतलब कि यह समझ या कॉन्सेप्ट आमतौर पर प्रारंभिक शिशु अवस्था, ठीक है, तो प्रारंभिक शिशु अवस्था की बात हो रही है, के दौरान विकसित होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि पूर्व शैशवावस्था में ये प्रारंभ मतलब विकसित होती है और कोई वस्तु तब भी मौजूद रहती है जब वह दृष्टि या अन्य इंद्रियों से गायब हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व, यानी कि कोई चीजें आप क्या है, याद है, मतलब कि देखते हैं तो वो चीजें कंटिन्यूअस आप में क्या होती है, उन चीजों के कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। ठीक है, लेकिन जिन चीजों को आप ज्ञान इंद्रियों पर डिपेंड नहीं रखते हैं या उनके बारे में समझ नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, आपके मन मस्तिष्क से गायब हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, वस्तु अस्थायित्व कहलाएगा। ठीक है, अंता प्रसा नहीं होगा, अनुरक्ति निषेध मनाही नहीं होगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मनप्रीत एक मेहनती लड़की है और अपने किराए, भोजन, अन्य जरूरतों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में भी सक्षम है। तो इससे पता चलता है कि वह डैश है, स्वयं लाइफ से प्यार करती है, स्वयं आशक है, स्वयं सक्षम है या आत्म संतुष्ट है। ठीक है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, यानी कि क्या है, कोई भी है भाई, मतलब कि आप मेहनती हैं, तो मेहनती है तो अपना भोजन, खाना पीना, किराया भाड़ा सब जो है क्या कर सकते हैं, खुद के इस पर वहन कर सकते हैं। तो यानी कि भाई क्या है, हम अपने आप को एफोर्ड करने में क्या है, सक्षम है। ठीक है, तो हमें वो कैपेसिटी है, तो इस प्रकार के बातों को हम क्या बोलेंगे, स्वयं सक्षम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में चलेंगे। कह रहा है कि लीना पहचानती है कि वह प्रकृति से प्यार करती है और अशिष्टता से नफरत, यह उसके डैश का हिस्सा है। ठीक है, स्वाभिमान का हिस्सा है, आत्म योग्यता का हिस्सा है, आत्म अवधारणा का हिस्सा है या आत्म सम्मान का हिस्सा है, बताइए। तो देखिए, लीना पहचानती है कि वह प्रकृति से प्यार करती है, ठीक है, और अशिष्टता से, यानी कि जो अशिष्ट है, उदंड है, उससे, वो चीजों से वो नफरत करती है। तो यह उसके डैश का हिस्सा है। तो भाई उनका अपना क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि नहीं नहीं मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगता, मुझे ये अच्छा लगता है। तो भाई दूसरों को अच्छा लगता होगा लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये मेरी क्या है, अपनी कॉन्सेप्ट है, यानी स्वयं अवधारणा है। ठीक है, चलिए, स्वाभिमान नहीं होगा भाई, आत्म योग्यता भी नहीं, आत्मसम्मान नहीं, स्वयं का उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आत्म अवधारणा। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, यहाँ गर्भ होगा, एक कोशिका संरचना के रूप में शुरू होता है जो एक शुक्राणु यानी स्पर्म और एक अंडाणु यानी ओवरी के मिलने पर बनता है, उसको क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि मेल में क्या होते हैं, शुक्राणु मेल जनन
कोशिका जो होते जनन अंग जो है वो क्या करते हैं, स्पर्म का सेक्रेशन करते हैं, और फीमेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल में ओवरी, ठीक है, ओवरी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म और ओवरी दोनों मिल करके क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है, और ये भ्रूण जो है वो क्या करते हैं, भ्रूण से एक नई संतति में क्या होता है, विकास होता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो भ्रूण यानी कि स्पर्म और जो है ओवम, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाएंगे भाई, जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, एम्ब्रायो बनाएंगे, ठीक है, भ्रूण बनाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी समझ गए। तो चलिए बच्चे, तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का क्या किया, डिस्कशन किया। आज थोड़ा सा लाइव नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि टेक्निकल इशू थी, तार का जो है कनेक्शन जो है टूट चुका है एयरटेल का, तो इस कारण से आज लाइव क्लास नहीं हो पाई। आज रिकॉर्डेड वीडियो ही जो है डाला जा रहा है। तो चलते हैं, आपका जैसा सुझाव हो, आपको समझ में आया या नहीं आया, या कैसा क्लास आपको लगा, आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं हम परमिशन, और आप सभी को कहते हैं बाय बाय, गुड नाइट।